आप सभी कैसे हैं? मैं पवन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा या हिंदी भाषा का स्थान या इसकी भूमिका। तो आप सब वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने आता है कि विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। ठीक है, तो शिक्षण की प्रत्येक स्तर पर भाषा का अलग अलग महत्व होता है, क्योंकि शिक्षण के हर स्तर पर भाषा शिक्षण का अलग उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर अलग उद्देश्य होता है, माध्यमिक स्तर पर अलग उद्देश्य होता है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अलग उद्देश्य होता है। तो इसलिए शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर भाषा शिक्षण का अलग महत्व है। भाषा ही विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, जो बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी विषय है, चाहे हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो सबका मुख्य आधार क्या है? भाषा है। अगर आपको भाषा आएगी तो आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको भाषा का ही ज्ञान नहीं होता तो आप किसी भी विषय को नहीं पढ़ सकते। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों को हम भाषा के माध्यम से ही पढ़ते हैं और समझते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए विद्यालय शिक्षा में हिंदी भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो विद्यालय शिक्षा में हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर राज्यों की जो राजभाषा है, मातृभाषा है, वो हिंदी भाषा है। तो इन राज्यों की बात करें, इन राज्यों में रहने वाले लोगों की बात करें, तो यहाँ के विद्यालय शिक्षा में हिंदी भाषा का जो स्थान है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी भाषा ही यहाँ के लोगों की जीविका का, रोजी रोटी का, संपर्क का एकमात्र आधार है। ठीक है, विद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे मातृभाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में। अगर हम उत्तर भारत के 9 राज्यों की बात करें जहाँ की राजभाषा हिंदी है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है, तो ये जो 9 राज्य हैं, यहाँ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा का शिक्षण होता है मातृभाषा के रूप में होता है, राजभाषा के रूप में होता है। और वही जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, मातृभाषा हिंदी नहीं है, जैसे गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब हो गया, तो ऐसे राज्यों की में जो हिंदी है द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। हिंदी भाषा का अध्ययन विद्यालय स्तर पर राजभाषा के रूप में भी किया जाता है। जैसे 9 राज्यों के नाम बताए जहाँ की हिंदी राजभाषा है, तो यहाँ पर विद्यालय स्तर पर राजभाषा के रूप में भी हिंदी बच्चों को पढ़ाई जाती है। विद्यालयों में हिंदी विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाती है, विभिन्न स्तरों पर, प्राथमिक स्तर पर भी पढ़ाई जाती है, माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाई जाती है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का अपना निर्धारित उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर अगर हिंदी भाषा बच्चों को पढ़ाई जा रही है तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा भाषा को समझ सके, भाषा को जान सके, शब्दों की, अक्षरों की, मात्राओं की पहचान कर सके। ठीक है, उसको लिख सके, पढ़ सके, बोल सके। और अगर माध्यमिक स्तर की बात करते हैं तो बच्चा क्या है कि बच्चा सही प्रकार से लिख सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, जो भाषा की जो व्याकरणिक नियम है उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। और धीरे धीरे जब बच्चा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जाता है तो बच्चे के लेखन कौशल का विकास हो सके, बच्चा अपने विचारों को लिख सके। रचनात्मक जो लेखन हम की बात करते हैं, कविता लेखन, कहानी लेखन, तो इस तरह की जो लेखन का विकास हो सके, बच्चा अपनी बातों को कुशलता पूर्वक बोल सके। और धीरे धीरे जो भाषा की जो साहित्य का जो ज्ञान है उसको व्यापक स्तर पर ज्ञान हो सके। तो हर स्तर पर हिंदी का अपना एक निर्धारित उद्देश्य होता है। अब हम देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। तो जब आप नई शिक्षा नीति 2020 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादातर जो जिक्र किया गया है वो किसका जिक्र किया गया है? मातृभाषा का, क्षेत्रीय भाषा का। ठीक है, तो हम अगर हिंदी भाषा को समझना है तो देखिए उत्तर भारत के जो 9 राज्य हैं, यहाँ की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की बात करें, राजभाषा की बात करें, तो कौन है? हिंदी है।
तो अगर नई शिक्षा नीति 2020 में अगर मातृभाषा का जिक्र हो रहा है और आप हिंदी भाषी राज्य से आते हैं, तो आप मातृभाषा के रूप में आप मातृभाषा के स्थान पर आप किसको लेके आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं हिंदी भाषा को। ठीक है, तो विद्यार्थी घर की भाषा मातृभाषा में बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, इसलिए मातृभाषा ही बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। तो देखो नई शिक्षा नीति 2020 क्या कह रही है कि जो बच्चे हैं घर की भाषा में या मातृभाषा में बहुत जल्दी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसके कान में शब्द जाते हैं वो उसके मातृभाषा के ही जाते हैं, उसके घर की भाषा के ही जाते हैं। और बच्चा जो पहला शब्द निकलता है वो भी उसकी मातृभाषा होती है, और आस पड़ोस में भी इसी भाषा में बच्चा सबसे बात करता है। तो आगे चलकर अगर यही भाषा बच्चों की शिक्षा का माध्यम बन जाए तो बच्चों की जो अधिगम है, ठीक है, उनकी जो सीखने की क्षमता है तीव्र होगी, और बच्चा जल्दी से चीजों को समझेगा और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेगा। इसलिए नई शिक्षा नीति कहती है कि मातृभाषा ही बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों में जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा अर्थात हिंदी या इसकी कोई उपभाषा हो सकती है। तो देखो उत्तर भारत के जो 9 राज्य हैं यहाँ की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन यहाँ पे कई जगहों में क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। ठीक है, जैसे बिहार में आप बात करेंगे तो मैथिली है, मगही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रिज भाषा है। ठीक है, तो खड़ी बोली है, कन्नौजी। तो इस तरह की अलग अलग भाषाएं हमें देखने को मिलती है। राजस्थान में जाओगे जयपुरी है, मेवाती है। तो इस तरह की जो भाषाएं हैं तो इनको आप स्थानीय भाषाएं कह सकते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं कह सकते हैं। तो कम से कम कक्षा 5 तक जो है बच्चों के शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, मतलब हिंदी या इसकी कोई उपभाषा। फाउंडेशनल स्तर मतलब बच्चा जब उसको विद्यालय में प्री स्कूल में उसका दाखिला करवाया जाता है, एडमिशन करवाया जाता है, तो उसकी उम्र 3 साल जो नई शिक्षा नीति में कहा गया है। तो 3 साल से लेकर 8 साल जो है 5 वर्ष का जो फाउंडेशनल जो स्तर है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए कि आरंभ से ही फाउंडेशनल स्तर पर, ठीक है, 3 से लेकर 8 वर्ष तक, और इसके बाद भी बच्चों की शिक्षा का आधार जो हो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, और मातृभाषा पे विशेष जोर दिया जाए ताकि बच्चे चीजों को जल्दी से सीख सके। ठीक है, भाषा को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली के रूप में पढ़ाया जाए। मनोरंजक मतलब भाषा को जो पढ़ाया जाए, कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, नाटक के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। इसके अलावा संवादात्मक शैली की अध्यापक कोशिश करे कि बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद करे। संवाद मतलब बातचीत करे ताकि बच्चे भी अपने विचारों को धीरे धीरे बोलना सीख सके। तो ज्यादा से ज्यादा संवाद होगा तो बच्चे भाषा को सही प्रकार से बोलेंगे, सही प्रकार से सुनेंगे, सही प्रकार से समझ सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों की जो भाषा जो भी उनको सिखाई जाए एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली के रूप में बताई जाए, सिखाई जाए। भाषा शिक्षण में आरंभ से ही संवाद पर ज्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, शिक्षक कोशिश करे कि बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले, बच्चों के एक साथ संवाद बनाए, और खुद भी बच्चों से बात करे और बच्चों को भी बोलने का बराबर मौका दिया जाए। ठीक है, अगर संभव हो तो कक्षा 5 के बाद कक्षा 8 तक और उससे भी आगे शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा मतलब हिंदी अथवा इसकी कोई उपभाषा होनी चाहिए। इसके बाद, और अगर मान लो 8वीं कक्षा के बाद या 10वीं कक्षा के बाद अगर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या हिंदी भाषा को पढ़ाना संभव ना हो तो क्या करें? फिर भी हिंदी भाषा को या मातृभाषा को या क्षेत्रीय जो भाषा है उसको क्या है कि एक विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको सिखाया जाए। ठीक है, तो मैं बार बार मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसका मतलब है कि चलो देखो हिंदी भाषा भारत के 9 राज्यों में बोली जाती है। उत्तर मतलब बोली तो सभी राज्यों में जाती है, लेकिन भारत के उत्तर भारत के 9 राज्यों की राजभाषा है। तो यहाँ पर हिंदी की कुछ स्थानीय बोलियां भी हैं। ठीक है, जैसे हम पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं, पहाड़ों में बोली जाती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं बिहार की बात करते हैं, वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, बुंदेलखंडी है। तो इस तरह से जो अलग अलग जो हिंदी की स्थानीय बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं,
अगर संभव हो तो उसमें भी बच्चों को, वो भी बच्चों की शिक्षा का आधार होनी चाहिए, उसमें भी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। और जहाँ पे संभव नहीं है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए या हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाए, वहां पर हिंदी भाषा कम से कम एक विषय के रूप में तो बच्चों को पढ़ाई जाए। ठीक है। केंद्र विभिन्न राज्यों को त्रिभाषा सूत्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिसमें हिंदी भाषा देश भर में व्यापक स्तर पर विकसित हो सके। ठीक है। तो केंद्र सरकार ये कोशिश करेगा कि राज्यों को कहे कि आप तीन भाषा जो नीति है उसको अपनाओ, मतलब पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी हिंदी या इंग्लिश, और तीसरी, ठीक है, जो पहली और दूसरी भाषा के रूप में ना पढ़ाई जा रही हो। ठीक है। तो पहली भाषा मातृभाषा, मान लो आप तमिलनाडु में हो, ठीक है, तो आपकी मातृभाषा तमिल, दूसरी भाषा हो सकता है आपको इंग्लिश पढ़ाई जाए और तीसरी भाषा हिंदी। तो ऐसे में अगर हर राज्य तीन भाषा नीति को अपनाएगा तो इससे क्या होगा, हिंदी देश भर में व्यापक स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार होगा और हिंदी को सब जानेंगे समझेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। जैसे आजकल आप देखो, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सब पर मतलब सभी पर हिंदी भाषा उपलब्ध है, गूगल पे हिंदी भाषा उपलब्ध है, सरकार के जितने भी कार्यालय हैं सब पर जो जानकारी है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाती है। और गूगल पर भी आज भी आप जितने भी ऐप देखोगे तो ज्यादातर जो भी ऐप है वो भी हिंदी में कहीं ना कहीं आपको जो है ज्यादा से ज्यादा ऐप जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। और गूगल पे भी हिंदी भाषा में आपको बहुत सारी सामग्री मिल रही है। ठीक है। तो हिंदी भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाए। आजकल आपको अच्छे ट्रांसलेटर भी मिल जाएंगे, इस तरह के ऐप भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के तहत विद्यार्थियों के समक्ष तीन भाषाओं के विकल्प रखे जाएं, जिनमें से दो भाषाएं भारतीय भाषा हो। ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र जो है माध्यमिक स्तर के लिए है और इसमें तीन में से कम दो भाषाएं भारतीय भाषा हो और एक भाषा विदेशी भाषा हो सकती है। माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक इन तीन में से किसी एक भाषा में विद्यार्थियों की दक्षता विकसित की जाए। मान लो कक्षा 6 में आपको तीन भाषाएं मिलती हैं। ठीक है। आप दिल्ली के किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, आपको पहली भाषा आपको हिंदी मिली, दूसरी भाषा इंग्लिश मिली और तीसरी भाषा आपको मिल गई जर्मन मिल गई, आपको संस्कृत मिल गई। तो 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते कम से कम आपको इस काबिल बना दिया जाए 10वीं 12वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते कि किसी एक भाषा में आप पारंगत हो सको, आपको उसके साहित्य का ज्ञान हो सके, तो किसी एक भाषा में आप दक्ष हो सको। ठीक है। सरकार की इस नीति का अनुपालन निजी और सरकारी दोनों तरह के विद्यालय करेंगे। तो इस नीति में क्या कहा गया कि जो सरकार की जो भाषा संबंधी नीति है इसका पालन सरकारी विद्यालय भी करेंगे और निजी विद्यालय भी करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं, मातृभाषाओं में, हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। तो घरेलू भाषाओं में या मातृभाषाएं हैं, और चाहे हम हिंदी भाषा की बात करें तो इनमें जो सामग्री है, उच्चतर गुणवत्ता वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं इन भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएं कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण माध्यम के बीच कोई अंतराल ना हो, कि मतलब ये प्रयास किया जाए कि बच्चा जिस भाषा में अपने आस पड़ोस में अपने क्षेत्र में बोलता हो वही जो भाषा है बच्चों की शिक्षा का आधार बने, शिक्षा का माध्यम बने। जहां घर की भाषा में पाठ्य सामग्री उपलब्ध ना हो वहां पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद की भाषा मातृभाषा बनी रहे। और मान लो अगर ऐसी नौबत आती है कि जो जहाँ पे बच्चों की जो घर में बोली जाने वाली भाषा है वहां उस भाषा में पाठ्य सामग्री जो उपलब्ध ना हो, तो कम से कम शिक्षक ये प्रयास करें कि बच्चों से उस भाषा में जो भाषा बच्चा अच्छे से समझ सके उस भाषा में बच्चों के साथ संवाद करे, बच्चों को चीजें समझा सके, मतलब एक तरह से हम कहते हैं बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।